हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1.1 के सारे प्रश्न कर दिए थे। अब हम करेंगे एक प्रमेय और इसके बाद करेंगे 1.2 प्रश्न, जितने भी उदाहरण है अपने किताब के वो सब। तो अब मैं प्रमेय पढ़ रहा हूँ। प्रमेय करना बहुत जरूरी है। जब तक आपको प्रमेय समझ में नहीं आएगी, तब तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे प्रश्न में, तब तक आपका प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो प्रमेय ये क्या कह रही है, देखो ये लिखा होगा कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय कुछ नहीं है, बहुत छोटी है, एकदम इजी प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय का कथन है प्रत्येक भाज्य संख्या को, कौन सी संख्या होती है, भाज्य, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं को एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। भाज्य संख्या को किस संख्या में, अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना आपको, और व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो हम एक भाज्य संख्या लेते हैं, क्या है भाज्य संख्या 18। अभाज्य गुणनखंड करना आपको सबको आता है, आपने 8 क्लास 9 क्लास सब में किया है। तो इसके आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आप सबसे पहले 2 क्या आएगा, 9 बार क्या लिखेंगे, 3 3 3 और कितनी बार, 1 बार। तो 18 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 3 इंटू 3। ये एक भाज्य संख्या थी, इसको आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया। फिर इसमें लिखा हुआ है कि आने वाले क्रम के बिना, क्रम मतलब कोई मेथड नहीं होता इसमें, आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं। आप ऐसे ही इसको देखो, वापस ये लिखा 18, पहले आपने दे दिया भाग 3 का। भाग हमेशा अभाज्य संख्याओं का देना है, ऐसे नहीं कि सीधा 9 का भाग दे दो आप या 6 का भाग दे दो। हमेशा देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। फिर क्या आएगा 6 बार, फिर वापस 2 3 3 1, क्या लिखेंगे 18 को अब 3 इंटू 2 इंटू 3। क्रम का इसमें कोई भी मेथड नहीं होता है। 18 के जितने भी गुणनखंड होंगे उसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 3 और 2। इसमें कैसा होगा, अद्वितीय होगा। क्रम का इसमें कोई भी महत्व नहीं होता है साहब, इसे किसी भी क्रम में लिखो, हमेशा इसका एक ही हल होगा, ये वाला 3 की घात 2 2 की घात 1। यहां पर भी 3 की घात 2 2 की घात 1। बस अंक गणित आधार पर मैं यही कह रही है। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 5। चलिए मित्रों, उदाहरण नंबर 5 करते हैं। उदाहरण नंबर 5 करने से पहले मैंने अगले वीडियो में उदाहरण नंबर 4 को नहीं कराया, वो छोड़ दिया था। उसके जैसा पर्सनल 1.1 में तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल और उदाहरण नंबर 4 दोनों सिमिलर, जो आप कर लेना। तो उदाहरण नंबर 5 करते हैं। उदाहरण नंबर 5 परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ऐसा कैसा, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना। 2 स्टार लगा दो इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट सवाल हो तो इसमें क्या पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए 4n 4 की पावर n, प्राकृत संख्या n के लिए 4 की पावर n अंक, ये कोई भी अंक है या संख्या है, शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो सवाल पढ़ लिया, आप समझते कि सवाल क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n, आपको पता है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लगाकर अनंत तक के लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखो हमें पता है कि प्राकृत संख्या n बराबर क्या होगी, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे करके अनंत तक हो सकता है। तो अब क्या लिखा है इसने, 4 की पावर n, ये कोई संख्या है, तो अब n की जगह 1 लिखेंगे, फिर n की जगह 2 लिखेंगे, फिर n की जगह 3 लिखेंगे, फिर n की जगह 4 लिखेंगे, ऐसे करके अनंत तक जितने भी संख्या लिखेंगे, और इसका जो भी मान आएगा उसके इकाई का अंक शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको बताना है, नहीं आ रहा है तो आपको बताना है। तो अब मैं लिख रहा हूं कि n बराबर 1 से 4 की पावर 1 क्या होगा 4, n बराबर 2 लेने पर। ये सवाल सिर्फ समझ रहे, अभी करना नहीं है, अभी तो बाद में करेंगे इसको सॉल्व। तो क्या आएगा 8 16, फिर हम लेंगे n बराबर 3, कितना आएगा 64, फिर हम लेंगे n बराबर 4, कितना आ रहा है n की पावर, ये हो गया 4, कितना होगा 256। अब लेंगे n 4 की पावर हो गया 5, तो कितना हो गया ये 1024। ऐसे ऐसे करके आपने ले ली कि n की पावर 5000। तो आपको ये बताना है कि जो संख्या मतलब पीछे वाला ये संख्या शून्य आ रही है या नहीं आ रही है। देखो इसमें कितना पीछे 4 है, इकाई का अंक 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इकाई का अंक 0 नहीं आ रहा है। और हमें पता है कि इकाई का अंक 0 कब आता है, यह संख्या क्या हो 10 हो, या क्या हो 20 हो, या क्या हो 30 हो, या 40 हो, या 100 हो। सब में देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है 0। 10 को आप क्या लिख सकते हो 10, 20 को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 10, 30 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 10, 40 को 4 इंटू 10, और 100 को क्या लिख सकते हो आप 10 इंटू 10। तो इस देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक 10 आना है या पीछे 10 आना है, पीछे 0 जब आएगा जब उसमें 10 हो। 10 को और क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 5, और क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5, और क्या लिखेंगे
3 इंटू 2 इंटू 5, और क्या लिखेंगे 4 को 2 इंटू 2, 2 इंटू 5। मतलब गुणनखंड में 2 इंटू 5 अगर आ रहा है किसी के अभाज्य गुणनखंड में, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अदरवाइज वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो अब इसको सही सिस्टमैटिक एकदम सॉल्व करते इसको। लोग सवाल को कैसे लिखना है, मतलब परीक्षा में आए तो वो मैं समझा दूं आपको। तो मैंने ये तो समझा दिया कि क्या करना है आपको। इसमें लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्या n के लिए, कोई भी n के जगह आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। और हमने लिख के अभी मान निकाले थे। एक बार n की जगह 1 लिख रहे तो 4 आ रहा था, 2 लिख रहे तो 16 आ रहा था, 3 लिख रहे तो 64, और 4 लिख रहे 256, 5 लिख रहे 1024। फिर आपको ये बताना है कि n के अलग अलग मानों के लिए कोई संख्या प्राप्त हो सकती है क्या, जो शून्य पर समाप्त हो। क्या वो शून्य पर समाप्त हो। शून्य पर समाप्त होने का मतलब है कि उसकी इकाई का अंक क्या आना चाहिए, शून्य। इकाई का अंक जब शून्य आएगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना होना चाहिए, 2 इंटू 5, 2 या 5 होना चाहिए। इनके साथ बोले कुछ भी हो, अगर 2 और 5 उनके अभाज्य गुणनखंड में है तो वो संख्या हमेशा शून्य पर समाप्त होगी, अदरवाइज वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो अब क्या लिखेंगे हम कि यदि किसी संख्या के, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी, या यदि किसी संख्या के लिख दो, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, ये लिख, वो नहीं लिखना परीक्षा में, आपको यहां से लिखना है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, उपस्थित हो, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। शून्य पर समाप्त होने की क्या कंडीशन है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों होने चाहिए। अगर सिर्फ 2 है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, अगर सिर्फ 5 है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो देखो 4n, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2। इसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है। 2 इंटू 2 क्या 10 होता है, नहीं होता है। तो अब लिखेंगे आप कि 4n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 के साथ 5 उपस्थित नहीं है, 2 के साथ 5 उपस्थित नहीं है। अतः 4n n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 4n n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता या हो सकती है। बस परीक्षा में आपको यही वाली लैंग्वेज लिखनी है। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 6। लो बढ़ते उदाहरण नंबर 6 की तरफ। उदाहरण 6 क्या कर रहा है, देखो संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। और प्रश्न 1.1 में हमने एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था, कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिर्फ क्या ज्ञात कर सकते हो आप, एचसीएफ, एलसीएम ज्ञात नहीं कर सकते। और अभाज्य गुणनखंड करना सबको आता है, क्योंकि आपने 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ा होगा अभाज्य गुणनखंड। तो अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, एचसीएफ तथा एलसीएम। परीक्षा में जिस विधि से बोले आपको उसी विधि से उसको सॉल्व करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करना सबको आता है। तो इसका हल अब स्टार्ट करते हैं। पहले ले रहा हूं मैं 6, कितनी बार 2, कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर 3, फिर 1। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगी, 2 गुणा 3, या खाते लिख दो, बोलेगी एक पावर इसकी। फिर हम करेंगे 20, सबसे पहले 2 का भाग 10 बार, फिर 2 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1। तो ये 20 का क्या हो गया, 2 कितनी बार है, 2 बार है, इंटू 5 की घात 1। अब हमें निकालना है एचसीएफ और फिर निकालना हमें एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे, अब इसमें देखो दोनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब दोनों में क्या आ रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। तो क्या लेना है आपको 2, फिर आपको 2 की न्यूनतम घात क्या लेनी है, न्यूनतम घात लेनी है। अब 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 1, तो क्या आ जाएगा 1, मतलब क्या हो गया 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 2। अब हमें निकालना है एलसीएम।
एलसीएम में क्या लेना है, एलसीएम में जितने भी है सब लेने आपको। सबसे पहले 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है। अब आपको अधिकतम घात क्या लेनी है, अधिकतम घात। 2 की अधिकतम घात कितनी है 2, 3 की कितनी है 1, 5 की कितनी है 1। इसको सॉल्व करो, 2 का ये 4, 4 या 12, ये हो गया इसका 60। एक बार वापस समझा रहा हूं इसको। एचसीएफ के लिए क्या करना है आपको, एचसीएफ के लिए देखना है कि दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, 2 ले लिया। देखो 3 नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए हमने नहीं लिया। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसलिए हमने नहीं लिया। तो एचसीएफ जब भी ज्ञात करना क्या लिखेंगे, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना, उभयनिष्ठ गुणनखंड। या लिख दो कि दोनों में जो आ रहे गुणनखंड, दोनों में जो आ रहे गुणनखंड वो लेने और उनकी न्यूनतम घात लेनी है। और एलसीएम में सभी गुणनखंड को लेना है और उसकी अधिकतम घात लेनी है। तो इसका एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम हो गया 6, एलसीएम हो गया 60, सॉरी। अब क्या लिखेंगे इसमें कि दोनों में जो गुणनखंड हो, दोनों में जो गुणनखंड हो और उसकी कैसी न्यूनतम घात लेनी है एचसीएफ में, उनकी न्यूनतम घातें, न्यूनतम घात। और इसमें एलसीएम में सभी गुणनखंड लेने और उसकी अधिकतम घात। तो इसके आगे लिख दो सभी गुणनखंड तथा उनकी अधिकतम घात। ये परीक्षा में नहीं लिखना है, ये तो समझने के लिए। सभी गुणनखंड तथा अधिकतम घात, अधिकतम घात। बस ये सवाल तो इजी था, इसका आंसर आ गया 6। इसका एचसीएफ तो है 2 और एलसीएम है 60। अब करेंगे उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 की तरफ। अब उदाहरण पढ़ रहा हूं मैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 व 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इतना सवाल लिखा हो कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसके आगे लिखा और इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहना चाहता है कि एक फॉर्मूला अपनी किताब में, फॉर्मूले के हिसाब से इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले सवाल में कोई फॉर्मूला नहीं लगाया था, हमने सीधा सीधा निकाला था। उच्चतम घात के लिए तो एलसीएम, निम्नतम घात के लिए एचसीएफ निकाला था। तो अब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम भी ज्ञात करेंगे और एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे। इससे पहले ये फॉर्मूला क्या होता है वो अब सीख लो। फॉर्मूला होता है अगर यदि ए और बी 2 संख्या है, क्या ए और बी 2 संख्या है, तो इनके लिए एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकालते हैं और क्या फॉर्मूला है। 2 संख्या है तो इनका फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ ए और बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, इसको ऐसे ही पढ़ते हो, ऑफ बराबर ए इंटू बी। ये फॉर्मूला ये बेसिकली कहता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या मतलब एक संख्या, दो संख्या। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। अब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले मैं ले रहा हूं 96 का अभाज्य गुणनखंड 2, 48, 2, 24, 2, 12, फिर 2, फिर क्या आ गया 6, फिर 2, 3, 3 और 1। 96 के आगे क्या लिखेंगे तो गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। अब हम करेंगे 404 का, 404, 2 का भाग जा रहा है 2 बार 202, फिर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 101। अब 101 में किसी का भाग नहीं जाता तो इधर लिखेंगे 404 बराबर आएगा 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हमने पहले इससे पहले एक विधि पढ़ी थी कि अगर एचसीएफ निकालना, क्या निकालना आपको एचसीएफ, तो दोनों में जो आ रहा है उसको लेंगे कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है इसमें भी है तो 2 ले लिया। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं लेंगे। 101 इसमें है इसमें नहीं है लेकिन नहीं लेंगे। अब हमें एचसीएफ के लिए न्यूनतम घात क्या लेंगे, न्यूनतम घात। तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है 2, क्या आएगा आंसर, तो एचसीएफ हो जाएगा अपना 4। एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि सब लेना है आपको जितने भी है। तो क्या आ रहा है सभी गुणनखंड, पहले 2 ले लिया हमने, फिर क्या है 3 ले लिया हमने, फिर क्या है 101 ले लिया हमने। अब इसमें अधिकतम घात है, क्या लेनी अधिकतम घात है, तो 2 की घात 5, 3 की घात 1, 101 की घात 1, 2 की घात 5 मतलब कितना होता है 32, और ये हो गया 303 और इसका गुणा हो गया चिन्नू या 96। अब हम करेंगे इसको इस फॉर्मूले से, क्योंकि प्रश्न इस फॉर्मूले से हो रहा है, ये तो हमने कर लिया। अब हम करेंगे इस प्रश्न को इस फॉर्मूले से। लोग हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ कितना निकला था अपना 4। 2 संख्या मतलब ए बराबर कोई भी ले लो 96, बी बराबर ले लिया हमने 404। और फॉर्मूला क्या कह रहा है अपना, एक बार वापस लिख लेते तो क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। एचसीएफ कितना निकला 4, एलसीएम हमें फाइंड करना है। ए कितना लिया हमने 96, बी कितना लिया हमने 404। भले आप ए को ये ले लो बी को ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो एलसीएम इधर गुणा में इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4।
इसका भाग गया 96 इंटू 101 बराबर क्या आ गया 96 इंटू 96। किसी भी विधि से करो आपका आंसर सेम आता है। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 8 जो आखिरी उदाहरण है। बढ़ते अपने उदाहरण नंबर 8 और ये आखिरी उदाहरण है इसका, फिर करेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सवाल। तो उदाहरण क्या लिखा हुआ है कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसने क्या लिखा, अभाज्य गुणनखंड, कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तीन संख्याओं के लिए वो पहले वाला सूत्र काम नहीं आता है, जब दो संख्या दी हो तो वो सूत्र लगाना है, तीन संख्याओं के लिए सूत्र काम नहीं आएगा। आपने क्या पढ़ा था सूत्र, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। अगर दो संख्या है तभी वो फॉर्मूला लगाना है, या कितनी संख्या है 1, 2 और 3, तब वो फॉर्मूला काम नहीं आएगा, तब तो सीधा सीधा अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद न्यूनतम घात अधिकतम घात लेनी है, फिर इसके बाद इसका LCM और HCF निकल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले रहे 6 का अभाज्य गुणनखंड 3, 3 और 1, तो यहाँ लिख दो 6 बराबर 2 की घात 1, 3 की घात 1। उसके बाद अपना क्या है 72, 2 का भाग कितनी बार गया 36 बार, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3, 3, 3 और 1, गिनो 2, 1, 2, 3, तो 2 की घात हो गई 3, 3 की घात हो गई 2। अब हम करेंगे 120 का अभाज्य गुणन करना, तो आता ही आपको कितनी बार 60, 2 कितना 30, वापस 2 कितना 15, 3, 5, 5 और 1, तो 1, 2, 3, ये लिख दो 120, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। अब हम निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे, और HCF के लिए मैंने आपको बताया कि जो सब में हो ऐसा गुणनखंड लेना है। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने ले लिया 2। 2 के बाद क्या है 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने ले लिया 3। अब देखो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसलिए 5 को हम नहीं लेंगे। और HCF के लिए न्यूनतम घात कैसे लेंगे, न्यूनतम घात, तो 2 की सबसे कम घात कितनी है 1, तो ले ली 1। 3 की सबसे कम घात कितनी है 1, तो ले ली 1, तो कितना आ गया HCF इसका 6। अब हम निकालेंगे LCM। LCM में मैंने बताया कि सब लेना, आपको जितने गुणनखंड है सब लेने। तो सबसे पहले 2 ले लिया, उसके बाद क्या है 3 ले लिया, उसके बाद क्या है 5 ले लिया। और LCM में आपको अधिकतम घात क्या लेनी है, अधिकतम घात। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है 3, 3 की अधिकतम घात कितनी है 2, और 5 की अधिकतम घात है 1। तो इसको सॉल्व करो, ये हो गया 2 दूनी 4, 8, फिर ये 8 9 72 और 5 360, तो इसका LCM हो गया 360, HCF हो गया 6। HCF के लिए आपको ऐसे गुणनखंड लेने जो सब में हो, 2 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, 3 इसमें था, इसमें था, इसमें था, इसलिए हमने ले लिया। और इसकी न्यूनतम घात लेनी है। LCM में आपको जितने भी गुणनखंड है सभी को लेना। देखो 2 था 2 ले लिया, 3 था 3 ले लिया, 5 था 5 ले लिया। LCM में आपको अधिकतम घात लेनी है। तो उदाहरण नंबर 8 हो गया अपना पूरा, जिसका LCM निकल गया 6 और HCF निकल गया 6, LCM निकल गया 360। अगर इस वीडियो से संबंधित, प्रश्न से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं कराऊंगा प्रश्नावली 1.2 के सवाल।